हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग यहाँ पर जो आज का लेक्चर है हम सेकेंड वाले में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं बॉन्ड फिजन के बारे में। बॉन्ड फिजन का मतलब होता है बंध का विखंडन। देखिए ऑर्गेनिक में ये अपने आप में भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। देखिए अगर बॉन्ड फिजन की बात करें तो ये दो तरीके से हम बॉन्ड की ब्रेकिंग करा सकते हैं, विखंडन करा सकते हैं। एक होता है होमोलिसिस जिसको बोलते हैं समांश विखंडन, और दूसरा होता है हेट्रोलिसिस यानी कि विसमांश विखंडन। अच्छा, अगर हम समांश विखंडन की बात करते हैं तो समांश विखंडन कब बोला जाएगा? तो आप बोलेंगे कि जब एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम या लगभग सेम हो। मतलब जो विद्युत ऋणात्मकता दो एटम है उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता लगभग लगभग बराबर हो, उस टाइम का जो विखंडन होता है वो समांश विखंडन होता है। और इसमें अगर बात करें तो आप ये बोल सकते हैं कि इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। इसमें फ्री रेडिकल का मतलब होता है मुक्त मूलक। इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल को हमने बोला था आपसे, इसको बोला जाएगा मुक्त मूलक आप ये बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी हम इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन लगे हाथ ना हम समझ ही लेते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो आपने बोला फ्री रेडिकल बनता है। इसमें होता क्या है? जैसे ये दोनों एलिमेंट कार्बन की बात करें और ए की बात करें तो हम बोलेंगे कि जैसे होता क्या इसमें कि ये जो दोनों एलिमेंट है लगभग इनकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग सेम होती है। उस टाइम होता क्या है कि हम किसी न किसी मेथड के थ्रू इनका बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं। ठीक है, जब बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं तो इन दोनों लोगों में बातचीत होती है कि काम करो कि तू अपना इलेक्ट्रॉन ले लो। अच्छा, एक फ्री रेडिकल के लिए हम इस तरीके से दिखाते हैं और इसको बोला जाएगा कि तू अपना ले लो। तो दोनों लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन है। कार्बन कितने बॉन्ड बना है? 3, और इसके ऊपर ये फ्री रेडिकल आ चुका है। मतलब इसका जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया था बॉन्ड बनाने में वो इसकी तरफ आ गया और जो ए है इसकी तरफ आ गया। ठीक है, तो जब ए और सी के ऊपर अपना अपना रहेगा इलेक्ट्रॉन तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक। ये तब होता है जब इनकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग सेम होती है या सेम होती है, बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा हेट्रोलिसिस की बात करें, विसमांश विखंडन की बात करें। हम बोलते हैं कि जब एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर हो, जब दोनों एटम्स के विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है तो हम बोलते हैं यहाँ पर कि तब ये विखंडन, इसका जब विखंडन होगा तो इसको हेट्रोलिसिस बॉन्ड फिजन बोलेंगे या विसमांश विखंडन बोलेंगे। अब देखिए होता क्या है, यहाँ दो केस बनते हैं, या तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए हम ये कहें कि चलिए ना कार्बन मान लीजिए ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो देखिए जब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे दोनों, और इस टाइम जो तीर बनेगी वो ऐसे बनती है, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तीर उसी की तरफ जाती है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर हुए? कार्बन की तरफ। अब ध्यान से समझिए, जब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो हम ये पीछे भी देख चुके हैं कि अगर न्यूट्रल है और उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, न्यूट्रल है और उसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके सिर पे माइनस आता है। क्या आता है? माइनस। न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो आगे जाता था और आगे क्या बनता था? माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि सी के सिर पे माइनस बनेगा और ए जो है इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इसीलिए ए के सिर पे क्या बन जाएगा? प्लस। बात समझ आ रही है? जो आप ये माइनस देख रहे हैं ना, इसको हम आगे चल के एक नाम देंगे जिसको बोला जाएगा कार्बन आयन। अगर कार्बन के सिर पे माइनस है तो इसको बोला जाता है कार्बन आयन, या इसको बोलते हैं कार्बोरिडायन। इसको बोला जाता है कार्बोरिडायन, कार्बन आयन या कार्बोरिडायन ये बोला जाता है। ठीक है, अब ये तो कहानी आपको समझ में आ गई कि अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव इससे था, मतलब इसकी विद्युत ऋणात्मकता ए से ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए। अब दूसरा केस देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई केस ऐसा बन गया कि ए ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया सी से,
तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर की तरफ होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उधर की तरफ होगी तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा यहां पर, और ये ए, अब देखिए ए के सिर पे क्या आएगा, तो न्यूट्रल था और इलेक्ट्रॉन लिया है तो सिर पे क्या बन जाएगा, माइनस, और न्यूट्रल था इलेक्ट्रॉन देगा तो देने के बाद पीछे आता था और इसके ऊपर क्या बन जाता था, प्लस बन जाता था। ठीक है, वो चार्ट हमारे बहुत काम में आने वाला है, उसको कई बार याद कर लीजिएगा। देखिए हम आपसे ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हुई है, तो जब इधर हुई है तो इसके सिर पे माइनस और इसके सिर पे प्लस, और आगे चल के देखेंगे कि अगर कार्बन के सिर पे प्लस है तो इसको हम नाम देते हैं कार्बोकेटायन। क्या नाम देते हैं, कार्बोकेटायन, और इसको बोला जाता है कार्बोधनायन, बोलते हैं कार्बोधनायन। कार्बोकेटायन को क्या बोला जाता है, कार्बोधनायन बोला जाता है। तो ये है। अब देखिए इनमें एक बार आपको और हम रिवाइज करा देते हैं। बॉन्ड फिजन का मतलब बंध का विखंडन। अगर हम बात करें कि बॉन्ड को कितने तरीके से ब्रेक किया जा सकता है, तो दो तरीके से, एक होता है होमोलिसिस, दूसरा होता है हेट्रोलिसिस। होमोलिसिस तब होता है जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम या लगभग सेम हो। इस केस में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त मूलक बनते हैं। हेट्रोलिसिस यानी विसमांश विखंडन, जब एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर हो, मतलब एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो इस केस में क्या होता है कि या तो इस केस में आयंस बनते हैं प्लस और माइनस। जब भी ब्रेक होगा तो एक के सिर पे प्लस दूसरे के सिर पे माइनस, या एक के सिर पे माइनस तो दूसरे के सिर पे प्लस, इस तरीके से होता है। अब आगे की कहानी हम ये बोल रहे हैं कि देखिए ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ए की तरफ होगी, तो ए के सिर पे क्या आएगा, माइनस, तो इसके सिर पे क्या आएगा, प्लस। यानी कि इसने दिया है और इसने लिया है, तो लेने के वाले के सिर पे माइनस और देने वाले के सिर पे प्लस। और अगर कार्बन है तो कार्बन के ऊपर अगर प्लस है तो इसको आगे हम नाम देंगे कार्बोकेटायन या कार्बोधनायन। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें कि इसमें अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी, कार्बन की तरफ, तो कार्बन के सिर पे माइनस तो ए के सिर पे प्लस। अगर कार्बन के सिर पे माइनस है तो आगे चल के हम इसको नाम देंगे कार्बेनायन या कार्बोरेडायन, ये नाम दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इतने हिस्से को कॉपी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इरेज करें, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, अब जाके हम आपको समझाएंगे हेट्रोलिथिक और होमोलिसिस इस तरीके से कि मतलब कुछ एग्जांपल्स के बारे में, कि हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और चलिए एग्जांपल को समझते हैं। अगर मान लीजिए हम बात करें होमोलिसिस के बारे में, अगर हम होमोलिसिस को देखें, होमोलिसिस का मतलब समांश विखंडन। जैसे आपने ए लिया और ए से बी जुड़ा हुआ है, यहां पर हम देखेंगे आगे चल के जनरली सनलाइट मिलेगा हमको, मतलब प्रकाश की किरण जब मिलेगी तब जाके आपका होमोलिसिस होता है। और इसमें क्या होता है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बंट जाते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। तो इस टाइम देखेंगे कि ए के सिर पे रेडिकल और बी के सिर पे भी क्या रहेगा, रेडिकल रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे क्लोरीन है तो Cl2 ये रहा, यहां पर आप देखेंगे कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या है, बराबर ही है। इसमें अगर सनलाइट की प्रेजेंस में यानी प्रकाश की किरण में इसको अगर देखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा बॉन्ड फिजन होते समय। ठीक है, यानी कि क्लोरीन के सिर पे बात करें तो एक रेडिकल और दूसरे क्लोरीन के सिर पे भी एक रेडिकल इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन, सनलाइट आपने ले लिया। अब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब दूसरा इधर शिफ्ट होगा बॉन्ड फिजन करते समय। अब यहां पर आप देखेंगे कि बी आर के सिर पे एक रेडिकल और दूसरे बी आर के सिर पे भी रेडिकल आपका रहेगा। आगे चल के हम इसको आप लिख सकते हैं 2Cl रेडिकल, इसको आप लिखेंगे 2Br रेडिकल। कुल मिला के हम आपको ये समझा रहे हैं यहाँ पर कि अगर होमोलिसिस की बात करें, समांश विखंडन की बात करें,
तो इसमें फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल का मतलब मुक्त मूलक, इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपने लिखा है इसी को बोला जाता है फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। तो आप आगे आपको इसके बारे में भी आगे पढ़ना है, तो जरा इसको ना आप ऐसे लिख लीजिएगा कि ये होता है फ्री रेडिकल और इसको हम बोलते हैं मुक्त मूलक। आप ये नाम दे देते हैं। कुछ कहानी समझ में आ रही है? ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हेट्रोलिसिस बॉन्ड फिजन के बारे में। हम इसको इरेज कर रहे हैं, थोड़ा आगे देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी देर तक पॉज कर लिया करिए, ठीक है? अगर लगता है कि मतलब हम जल्दी से कर दे रहे हैं, इसको आगे बढ़ जा रहे हैं, तो वीडियो पॉज करके उसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पर हेट्रोलिसिस की बात करते हैं। हेट्रोलिसिस बॉन्ड फिजन। हेट्रोलिसिस का मतलब होता है विषमांश वियोजन, ठीक है? तो आगे देखिए विषमांश विखंडन, सॉरी, यहां पर जैसे आपने क्या किया, ए लिया और दूसरा बी ले लिया। जरा इसको समझिए। हम इसमें ये हमको पता है कि जो ये बॉन्ड बना हुआ है ये दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ए ने भी और बी ने भी शेयर किया है। हम मान लीजिए यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर दिए, हीट प्रोवाइड कर दिए, या और भी तौर तरीके हैं जो आगे हम सीखने वाले हैं। बस हम ये सीखना चाहते हैं यहाँ पर प्लस माइनस या रेडिकल कब बनता है या कैसे बनता है, कैसा दिखता है। अब हम मान लेते हैं कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी वो बी की तरफ होगी अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो। और यहाँ पर कुछ समय बाद देखेंगे कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जब बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो ए और बी इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट हुआ है, यानी बी ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो लेने वाले के सिर पे माइनस, और इसका मतलब कि ए ने दिया है, अरे बी ने लिया है मतलब ए ने दिया है, तो अगर ए ने दिया है तो ए के सिर पे आएगा प्लस। तो इस तरीके से आपका बनेगा, तो ए के सिर पे प्लस और बी के सिर पे माइनस। जब इस तरीके से आयन के फॉर्म में ब्रेक हो तो इसे बोलते हैं हेट्रोलिसिस बॉन्ड फिजन। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, आपने लिखा H3C और इससे जोड़ दिया Cl। अगर हम इसकी बात करें, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देख रहे हैं कि दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, लेकिन बॉन्ड की शिफ्टिंग या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्लोरीन की तरफ होगी, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है? अब देखिए अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग क्लोरीन की तरफ होगी। अगर क्लोरीन की तरफ होगी तो ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा, H3C प्लस में Cl। अब देखिए लेने वाले के सिर पे आपको पता है माइनस और देने वाले के सिर पे प्लस, ये आपका आएगा, ठीक है? आगे यहीं पर अगर एग्जांपल की बात करें तो ये ROH है, ठीक है? यहां पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, ठीक है? अगर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी तो आप देखेंगे कि RO और प्लस में H बनेगा। तो यहां पर देखेंगे कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो लेने वाले के सिर पे माइनस और हाइड्रोजन ने दिया है तो प्लस। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए कुछ केसेस में ऐसे ब्रेक होगा। एक चीज हम आपको यहाँ पर और समझा देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये कुछ ऐसे भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है? वो डिपेंड करेगा, वो कंडीशंस आएंगी तो देखा जाएगा। यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर R के साथ, R क्या है आपका? एल्काइल ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। R को बोलते हैं आप एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप बोला जाता है। और एल्काइल ग्रुप में जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, इस तरीके से ये सब आता है, इसको एल्काइल ग्रुप बोला जाता है। यहां पर कुल मिला के कार्बन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे इसको, तो आपने CH3OH ले लिया है, आपने कुछ ऐसे लिया है, तो अगर देखा जाए कार्बन और ऑक्सीजन में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन की तरफ, इस तरीके से। तो R की जगह क्या है? CH3। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है? R यानी कि एल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन।
कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ होगी, तो आप देखेंगे R और OH बनेगा। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑक्सीजन के ऊपर हुई है तो ऑक्सीजन के शिफ्ट पे माइनस और कार्बन के शिफ्ट पे प्लस, यानी R के शिफ्ट पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम विखंडन को देखेंगे। देखिए ये जो अभी हिस्सा बताए हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, इसको आराम से देखते हुए चलिएगा। और हर चीज जो आपको, देखिए पहली बात ये है कि ऐसा कोई टॉपिक हम आपको नहीं समझा रहे जो आपको समझ में ना आए, आपको समझ में आएगी, लेकिन आगे केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा सीखने के लिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम चीजें आपको बहुत डीप में नहीं बता रहे हैं, हम उतना बता रहे हैं जिससे आगे आपका काम चल जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास उतना समय नहीं होता है। अगर 12वीं की बात करें तो बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको, अगर आपने 11वीं में पढ़ रखा होगा तो आपको बहुत तेजी समझ में आएगा, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा होगा अगर उनको इतनी चीजें आती हैं तब भी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सभा अपनी यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।